नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के नए सेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो संविधान में कौन कौन सी अनुसूचियां दी गई हैं और उन अनुसूचियों में किन किन चीजों के बारे में प्रावधान दिया गया है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो जल्दी शुरू करते हैं। और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची है राज्य और उसके क्षेत्र। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके राज्य, क्षेत्र और उनकी सीमाओं के बारे में जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो अनुसूची किसमें दिए गए हैं? एक में दिए गए। राज्य, उनकी कितनी सीमाएं रहेंगी, संघ राज्य क्षेत्र, उनकी कितनी सीमाएं रहेंगी, और उनके क्षेत्रों के नाम जो भी चीजें हैं ये किसमें दिए गए हैं? ये आपकी अनुसूची एक में दिए गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे के बारे में। तो दूसरी अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? दूसरी अनुसूची में बताया गया है भत्तों के बारे में। किसके बारे में? वेतन और भत्ते। तो जो संवैधानिक पद हैं, जो भारत के संवैधानिक पद हैं, उनको कितना वेतन दिया जाएगा, कितना भत्ता दिया जाएगा और उनके पास कौन कौन से विशेषाधिकार रहेंगे, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी किसमें दी है? अनुसूची 2 में दी गई। ठीक है, अब वो वेतन भत्ते किसके, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गया आपका, राज्यपालों के बारे में दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष। तो इस प्रकार से जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके बारे में, वेतन और भत्तों के बारे में इसमें दर्ज किया गया है, इसमें बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अनुसूची 2 में किसके बारे में बताया गया? भत्तों के बारे में बताया गया है, ध्यान रखेंगे। अनुसूची 3 में किसके बारे में बताया गया? शपथ, ध्यान रखना, शपथ। तो भारत के जितने भी संवैधानिक पद हैं किस प्रकार से शपथ ग्रहण करेंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, ठीक है, उपसभापति, तो किस प्रकार से शपथ ग्रहण करेंगे ये अनुसूची 3 में बताया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। अनुसूची 4 बहुत ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 4, 5, 6 तीन अनुसूचियां इतनी बार एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, इनको कंटेस्ट कर लेना। अनुसूची 4 क्या कहती है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, देखो राज्यसभा सीट है, इनको ध्यान रखना है, राज्यसभा सीट। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में जो पूरा व्याख्या दी गई, प्रस्ताव विस्तार से बताया गया है, वो किसमें बताया गया है? अनुसूची 4 में बताया गया। ध्यान रखना, किसके लिए? राज्यसभा की सीटें, कि राज्यसभा जो है उसकी सीटें किस प्रकार से बांटी जाएंगी, ये अनुसूची किसमें बताया गया है? 4 में बताया गया है। मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान रखना इस चीज को। आगे चलते हैं अनुसूची 5। तो अनुसूची 5 क्या कहती है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जो अनुसूचित क्षेत्र है और जनजातीय क्षेत्र है, मतलब जहां पर बहुत सारी ट्राइबल वगैरह रहती हैं, ट्राइब्स वगैरह रहती हैं, वो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में और नियंत्रण, क्यों उनका प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाएगा, किस आधार पर किया जाएगा, क्या क्या उसमें व्यवस्थाएं रहेंगी, तो इन सब चीजों के बारे में किसने बताया गया? अनुसूची 5 में बताया गया। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। तो जनजातीय क्षेत्र हो या अनुसूचित क्षेत्र हो, ट्राइबल एरियाज वगैरह, इनके प्रशासन के बारे में और इनका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा, इसका सारा का सारा उपबंध किसमें दिया गया है? अनुसूची 5 में बताया गया है। ठीक है, अब अगली अनुसूची है अनुसूची 6। ठीक है, असम, सबसे राज्य याद रखना, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। ये 4 जो है जनजातीय क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर ट्राइब्स बहुत ज्यादा रहती हैं, ट्राइबल एरिया है। तो इन क्षेत्रों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, इनके जनजातीय प्रशासन के बारे में इसमें पूरी तरीके से व्याख्या दी गई है, ध्यान रखना। ये नोट डाउन बहुत ज्यादा इनको याद रखना है। चौथा, पांचवा, छठवा, बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार क्वेश्चन बनता है हर एक एग्जाम में। तो अनुसूची 6 क्या कहती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन और उनका नियंत्रण किस आधार पर किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में अनुसूची 6 में पूरी व्याख्या दी गई है। ठीक है, बात करते हैं अनुसूची 6, अनुसूची 7 की, सॉरी। तो अनुसूची 7 में क्या है? तो यहाँ पर सूचियां हैं, कौन कौन सी सूचियां हैं जल्दी से बताएंगे। तो हमारे संविधान में 3 सूचियों के बारे में बताया गया है। एक है कौन सी? संघ सूची, संघ के बारे में। एक है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जल्दी से बताएंगे, संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो सूचियों के बारे में कि हमारे यहाँ कितनी सूचियां हैं, तो 3 प्रकार की सूचियां हैं। ठीक है, सूचियों का मतलब है कौन किसी के ऊपर कानून बना सकता है। तो संघ कौन कौन किन किन चीजों के ऊपर कानून बनाता है, राज्य किन किन चीजों के ऊपर कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो ये है आपका किसमें? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, तो ध्यान रखना, मुझे जल्दी से बताओ कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं प्रेजेंट में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 8वीं अनुसूची के बारे में। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया। ठीक है, ध्यान रखना कि भारत में कितनी भाषाएं, प्रमुखता कितनी भाषाएं हैं। तो ध्यान रखना, जब 8वीं अनुसूची लागू बनी थी, लागू हुई थी, तो उस समय मूल रूप से कितनी थी? 14 भाषाएं, मूल रूप से 14 भाषाएं थी। बाद में बहुत सारी भाषाएं जुड़ गई। प्रेजेंट में कितनी भाषाएं हैं जल्दी से कमेंट करके बताना मुझे। लेकिन 3 जो इसमें पॉइंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, जो लास्ट में भाषाएं जोड़ी गई उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। उस समय सिंधी भाषा को जोड़ा गया था हमारे संविधान में। ठीक है, ध्यान रखना। कब? 21वां संविधान संशोधन 1968। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना है। तो 1967 सिंधी भाषा को हमारे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आगे आता है 71वां संविधान संशोधन, कब हुआ था? 1992 में। इसमें भारत संविधान में भारत की
3 भाषाएं जोड़ी गई, जैसे कोंकणी हो गई, मणिपुरी हो गई और नेपाली। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कामनी करके याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस भाषा को कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। तीसरा जो संशोधन हुआ वो हुआ 92। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 कब हुआ था? 2003 में। इसमें भारत की 4 भाषाएं जोड़ी गई। एक थी आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये तीनों जो संशोधन है ना, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 8वीं अनुसूची का अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसको ध्यान रखना है। ये 100% आते ही आते एग्जाम समय, चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, ठीक है। तो 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92 नंबर का संविधान संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21वें में कौन सी थी? सिंधी भाषा। 71वें में 3 भाषाएं थी, कामनी करके याद कर लेना, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92वां संविधान संशोधन कौन सा था? 2003 में हुआ था। 4 भाषाएं थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। मैड बॉस करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 8वीं अनुसूची के बारे में क्या है। इस समय जो हमारी भाषाएं हैं तो कितनी 22 भाषाओं की, सॉरी आप लोग बताएंगे, मैं लिखूंगा नहीं इधर, ठीक है। तो कितनी भाषाएं हैं प्रेजेंट में, तो उनके बारे में मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब अनुसूची 9। अब अनुसूची 9 में किसके बारे में दिया गया? तो भू सुधारों के बारे में। अनुसूची 9 काफी इंपॉर्टेंट है, भू सुधारों संबंधित इसके अंदर प्रावधान दिए गए हैं पूरे, और जमींदारी उन्मूलन के बारे में इसमें बताया गया किस प्रकार से भारत में जमींदारी उन्मूलन संभव हो सका, ठीक है। और भू सुधार किस प्रकार से किए जाए, तो ये किसमें दिए गए हैं? अनुसूची 9 में दिया गया, ध्यान रखना। अगला है अनुसूची 10, दल बदल। मस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 10 जो है ना, मैं बता रहा हूं, अनुसूची 4, 5, 6 और अनुसूची 8 और अनुसूची 10, यहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अनुसूची 10 है दल बदल। अच्छा, दल बदल का मतलब क्या है कि किसी भी पार्टी का नेता, पहले क्या होता था कि किसी भी पार्टी का नेता किसी पार्टी में जाके चुनाव लड़ लेता था, और चुनाव लड़ने के बाद जब वो पार्टी जीत जाती थी तो वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता था। तो इस प्रकार से आगे, तो उस प्रकार क्या है कि राजनीतिक स्थिरता नहीं रहती थी, तो इसलिए इसमें प्रावधान किया गया उस समय दल बदल का। तो 52वां संविधान संशोधन लाया गया। कब लाया गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया, और ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि आप जिस पार्टी से लड़ेंगे उस पार्टी के साथ ही रहेंगे, और जीतेंगे तो उस पार्टी के साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं जीतने के बाद किसी और पार्टी में मिल जाएंगे। तो दल बदल का कानून तो उस समय हमारी 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 1985 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय हमारा कौन सी अनुसूची आई? 10वीं अनुसूची। ये दल बदल से संबंधित थी, ठीक है। ध्यान रखना कि किसी भी पार्टी में आप जीतने के बाद आप किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते हैं, तो ये दल बदल। 52वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछा आता है। अगला आता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों से, पंचायतों के प्रावधान के बारे में, पंचायतें किस प्रकार से कार्य करेंगी, पंचायतों की कार्य प्रणाली क्या रहने वाली है, पंचायतों की व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी। तो ये आपकी अनुसूची 11 में दिया गया पंचायतों के बारे में। और कौन सा संविधान संशोधन था, ये भी इंपॉर्टेंट है, 11वीं और 12वीं दोनों अनुसूचियां। तो 73वां संविधान संशोधन, पंचायतों को लाने वाला जो संशोधन था वो आपका था 73वां संविधान संशोधन। इस समय प्रेजेंट में पंचायतों में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची क्या कहती है? पंचायतों के बारे में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इनको लाया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। आगे बात करते हैं 12वीं अनुसूची के बारे में। तो 12वीं अनुसूची किस संबंधित है? नगर पालिका। तो नगर पालिका का क्या स्वरूप रहेगा, किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी, कैसे कार्यपालिका काम करेगी, और किस क्षेत्र को नगर पालिका कहा जाए, कि मतलब एक जनसंख्या के आधार पर देखा जाता है कि किस क्षेत्र को नगर पालिका कहा जाए। तो ये प्रावधान किसमें दिए गए हैं? 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। प्रेजेंट में नगर पालिकाओं में 18 विषय हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हमेशा ध्यान रखना, 3-4 चीजें तो बिल्कुल ध्यान रखो। चौथी अनुसूची, 5वीं हो गई, 6वीं हो गई, और आपकी 8वीं अनुसूची हो गई, और 10वीं अनुसूची, और 11वीं और 12वीं, यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहो, प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहो लगातार। ये नहीं कि जब एग्जाम आ रहा है तभी देख रहे हैं, इसको बस 1-2 बार देख लो, 2-3 बार देखते रहो वीडियो को, और याद हो जाएगा। तो लगातार मेहनत करते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो हम इसी तरीके से पूरी पॉलिटी खत्म करेंगे, और पॉलिटी के साथ ही हम पूरी जीएस खत्म करेंगे। तो इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो, और जब तक एग्जाम निकालना नहीं है, जब तक नौकरी पानी नहीं है, तब तक पढ़ाई छोड़नी नहीं है। ध्यान रखना, बीच में वो छोड़ देना कि पेपर नहीं है चल दिए, तो इसी बिल्कुल ये मत करना, क्योंकि जितना हम छोड़ते हैं समय, फिर उतना ही कवर अप करने में टाइम लग जाता है, दुगना टाइम लग जाता है, उतना टाइम नहीं लगता है, कवर अप करने में दुगना टाइम लग जाता है। तो एग्जाम निकले नहीं निकले, एग्जाम आए ना आए, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है। जब तक जॉब नहीं लगनी, जब तक नौकरी नहीं पानी, या बहुत लोग ज्ञान के लिए भी पढ़ते हैं, तो लेकिन जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते तब तक पढ़ाई छोड़नी नहीं है। तो लगातार मेहनत करते रहो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।